नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। मैं हूँ रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित, दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण और किसानों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी का 23 और 26 जुलाई के दौरान यूनाइटेड किंगडम और मालदीव का दौरा। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ यात्रा मार्गों पर ढाबा रेस्तरां पर क्यूआर कोड अनिवार्यता का आदेश लागू रहेगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सेना की ताकत में और इजाफा, भारत पहुंचे अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप। ऑपरेशनल क्षमताओं को मिलेगा बल, दुश्मनों को पल भर में निपटाने की ताकत। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे आज। 1-1 की बराबरी पर सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। सोमवार के बाद आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जहां बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया रहा, वहीं सदन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर बाद में इसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में जारी विपक्ष के हंगामे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष दोहरे मानदंड अपना रहा है। रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सवाल किया कि जब सरकार पीछे नहीं हट रही तो हंगामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश के करोड़ों लोगों के पैसों और संसद के अमूल्य समय की बर्बादी का आरोप लगाया। रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष केवल शोर शराबा कर रहा है, जबकि जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर यह सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के पहले राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जमकर सियासी घमासान मचा है। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया है। वहीं विपक्ष को आशंका है कि SIR के बहाने
उसके समर्थक वोटों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है। इस राजनीतिक हलचल के बीच 21 जुलाई तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 43.92 लाख से अधिक मतदाता अपने अपने पतों पर नहीं पाए गए। लगभग 16.55 लाख मतदाता मृत, 19.75 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित, लगभग 7.5 लाख मतदाता विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत पाए गए और लगभग 11,000 का पता नहीं चल पाया। इन नामों की सूची बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों BLA के साथ साझा की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता चाहते हैं कि मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और लापता मतदाताओं को भी मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाए। हालांकि ये मांग पूरी तरह विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरे उद्देश्य के विपरीत है। SIR प्रक्रिया व्यापक है और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए। बिहार में SIR का काम तेजी से जारी। SIR को लेकर बिहार में सियासी घमासान पूरी तरह से तेज हो गया है। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन SIR पर पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसके चलते दोनों सदन को आज दिन भर के लिए स्थगित किया गया। इस पूरे मसले पर JDU सांसद संजय कुमार झा से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बातचीत की। राज्यसभा के सांसद संजय कुमार झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, SIR को लेकर के जो विरोध चल रहा है और दोनों सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं ये विपक्ष की राजनीति? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना। संविधान यही कहता है। इलेक्शन कमीशन का काम है आपको वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, पुनरीक्षण करना। और जब ये काम शुरू किया था इलेक्शन कमीशन ने बिहार में, तो हम लोगों ने भी अपने पार्टी के लोगों से बात किया और जो हमारे वोटर हैं, समर्थक हैं, कि भाई कराइए और आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो हम लोगों को जानकारी दीजिए। हम लोग इलेक्शन कमीशन में टाइम लेके बात करेंगे कि ये इशूज है, इसको रिजॉल्व कीजिए। अब पार्टी की तरफ से 15 दिन के बाद हम लोगों ने रिव्यू किया, कोई कंप्लेन बिहार से कहीं नहीं मिली। सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। आज से 5 दिन पहले 16 तारीख को किया था हम लोगों ने रिव्यू। 90% ज़्यादा लोग अपना अप्लाई कर चुके थे और लेकिन किसी का डेथ हो गया, कोई आपको 2 जगह पे वोटर है, कोई किसी का यहाँ इस देश का सिटीजन नहीं है, तो उसको तो रिवाइज करेक्ट करना ही पड़ेगा लिस्ट को। वो इलेक्शन कमीशन ही कर सकती है, तो वो सही काम कर रही है। प्रियंका जी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं बिहार को लेकर के कि बिहार में शासन ठीक नहीं चल रहा है, कैसे कहेंगे उसको? देखिए, उनका बिहार में लोकतंत्र की हत्या 2005 में जब प्रियंका जी की पार्टी की सरकार थी तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया। उनको जाके देखना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन ही नहीं लगाया, बिहार को 1 साल में 2 बार चुनाव हुआ बिहार में। जो 2 फरवरी में जीते वो ओथ भी नहीं ले पाए विधायक, वो ओथ नहीं ले पाए थे, वो अभूतपूर्व विधायक हो गए। उन्हीं के पार्टी का देन है ये। और सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना चाहिए कि क्या कहा था कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने कैसे की थी बिहार में। जिस तरह से SIR के विरोध में पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जा रहा है, यहाँ पर संजय कुमार झा साफ कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एक गलत राजनीति कर रहा है। अगर वोटर नहीं है तो उसकी जांच जरूर की जाएगी और ऐसी कोई शिकायत अभी तक बिहार में नहीं देखने को मिली है। कैमरा नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स III से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि 2024 के बाद PM मोदी की ये चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। इसके अलावा कीर स्टारमर के साथ ये उनकी तीसरी बैठक होगी। विदेश सचिव ने बताया कि कई ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने के इच्छुक हैं। साथ ही भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। The Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions
during the visit with the Right Honorable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also, during the visit, interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's fourth visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. भारत और ब्रिटेन के बीच विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि कई यूके विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि भारत यूके में विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत है, जिससे वहां 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नियमित संवाद होता है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड वैक्सीन के लिए अहम साझेदारी की। विदेश सचिव ने कहा कि भारतवंशी समुदाय और प्रवासी भारतीय यूके से भारत के रिश्तों का एक मजबूत आधार है। Recently opened a campus in Gurugram just last week, actually, and this is the first foreign university to open a campus in India under the new education policy. Just for your information, there are several other UK universities, apart from universities in other countries, several other UK universities that are also considering opening campuses in India under the same policy. The UK is also the 6th largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि होंगे। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। विदेश सचिव ने कहा, भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर आर्थिक स्तर पर बातचीत जारी है। विकास साझेदारी के तहत भारत सड़क और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन इस यात्रा के दौरान किया जाएगा, जबकि कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा होगी। विक्रम मिस्री ने बताया कि मालदीव की राजधानी को जोड़ने वाला ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP भारत द्वारा समर्थित एक बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है, जिसे मालदीव के विकास में गेम चेंजर माना जा रहा है। India is one of the largest trading partners of the Maldives. Bilateral trade is nearly $500 million. And India continues to be, Indian investors remain part of sectors such as tourism in the Maldives and other economic activities. On the economic front, one recent development which I would like to share with you is that both countries are in discussions to negotiate a free trade agreement and an investment treaty as well. And new areas of cooperation, including renewable energy, fisheries, etc., are also being worked on. केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी लागू किया गया है। इसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और ग्रामीण स्तर पर भंडारण व कृषि प्रसंस्करण सुविधाओं सिस्टम लगा है, जो एक साथ 128 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और सेकंड्स में हमला कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम हैं। साथ ही इसमें रॉकेट और मशीन गनों के साथ
बेहतरीन नाइट विजन और एयरबोर्न सेंसर भी मौजूद है, जिससे रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इन अपाचे हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाई मिलेगी और ये देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर QR कोड का आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित खान पान की दुकान, ढाबों और रेस्तरां पर मालिकों के नाम बताने वाले QR कोड को अनिवार्य किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहां भोजन नहीं करते जहां मांसाहार भी बनता है। ऐसे में ये जानने के लिए कोई संकेत होना चाहिए कि वहां क्या परोसा जा रहा है। धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, लेकिन साथ ही किसी की आजीविका भी प्रभावित ना हो। हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के व्यापक सुधारात्मक कदमों के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBs के फंसे कर्जों ग्रॉस NPAs में बीते 5 वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2021 में जहां सकल NPA अनुपात 9.11% था, वे मार्च 2025 तक घटकर 2.58% पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सकल NPA की राशि मार्च 2021 में 6.16 लाख करोड़ थी, जो मार्च 2025 तक घटकर 2.83 लाख करोड़ रह गई है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। सरकार और RBI ने NPA की समस्या से निपटने के लिए कई नीतिगत और संस्थागत सुधार लागू किए हैं। इनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC को सख्ती से लागू करना, जानबूझकर डिफॉल्टरों को पुनर्गठन प्रक्रिया से बाहर करना और ऋण वसूली अधिक प्रभावी बनाने के लिए SAR FAESI अधिनियम तथा ऋण व दिवालियापन वसूली अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा DEBT रिकवरी ट्रिब्यूनल्स DRTs की न्यूनतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, ताकि उच्च मूल्य के मामलों पर बेहतर फोकस किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखाएं बनाकर NPA खातों की निगरानी और वसूली प्रक्रिया को और ज्यादा सशक्त किया है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं से देश में बहुत अच्छा निवेश देखने को मिल रहा है। संसद में आज दी गई जानकारी के अनुसार PLI योजनाओं के तहत मार्च 2025 तक 14 सेक्टर में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है या बिक्री में वृद्धि हुई है और 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 14 सेक्टर में PLI योजनाओं के तहत अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने स्कीम के पहले 3 वर्षों में 2.66 लाख करोड़ रुपए की संचयी बिक्री हासिल की है, जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि इस योजना ने भारत को थोक दवाओं के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने में योगदान दिया है। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि मेडिकल डिवाइस के लिए PLI योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट्स ने 54 यूनिक मेडिकल डिवाइस का निर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर, MRI CT स्कैन स्टेंट और डायलाइजर मशीन, C-आर्म, कैथ लैब, मेमोग्राफ, MRI काइल आदि जैसे हाई एंड डिवाइस शामिल हैं। मूल्य के संदर्भ में मोबाइल का उत्पादन 2020-21 में 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है।
इसी अवधि के दौरान मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोन का निर्यात 2020-21 में 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि PLI योजना के तहत 24 जून 2025 तक 12 सेक्टर के लिए 21,534 करोड़ रुपए की संचयी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।